बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि क्लास 9 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव जो है उसका मतलब क्या होता है, लगातार इंटीजर्स। ठीक है, पहले इंटीजर्स का इंटीजर्स जैसा कि आपने 1.1 के स्टार्ट में कंसेप्ट में पढ़ा कि इंटीजर जो है वो ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4 या -1, 2, 3, 4। ये तमाम जो है वो इंटीजर्स होते हैं, यानी कोई भी इनमें जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है जी, एक चीज़ होगी। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि कोई नंबर लेट से 2 है, इससे नेगेटिव जो नेक्स्ट जो है वो कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3। इससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा, 4। ठीक है जी, तो ये 3 कंसेक्यूटिव कोई से भी इंटीजर्स है जिनको जो है वो सम हमारे पास क्या आता है, 42। ठीक है, तो अब जो है वो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमें नहीं पता, इसमें हम क्या ऐड करें, तो 2 में हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है जी, 3। ठीक है, इसी तरह से 2 में हम क्या ऐड करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर तो 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये इंटीजर्स नहीं मालूम। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम सपोज कर लेंगे। ठीक है जी, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है आपका वो क्या है जी, x आ गया। ठीक है जी, अब सेकंड इंटीजर क्या आएगा, सेकंड इंटीजर जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे पास अगर 2 था तो उसमें नेक्स्ट 3 था, वो कैसे आया, 2 में 1 ऐड करने से। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारा, x में हम क्या ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा सेकंड इंटीजर आ जाएगा। और थर्ड इंटीजर कैसे आएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर। थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर उसी पहले नंबर में, यानी कि जो हमने सपोज किया x, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन के मुताबिक जो है वो गिवन है हमें कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, इन तीनों का सम करने से हमें क्या मिलता है, 42। एज पर गिवन कंडीशन हम लिख लेंगे कि हमने इन तीनों का सम करना है, यानी कि x का ऐड करेंगे x+1 में। ठीक है जी, और फिर x+2 में। अगर आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, अगले स्टेप में ब्रैकेट्स खोल लें। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ये पहला इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर प्लस तीसरा इंटीजर, इनका सम किसके इक्वल होता है जी, 42 के। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने ये तीनों इंटीजर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइंड भी करने हैं कि ये एक्चुअली क्या है। अगर हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम ये तीनों इंटीजर्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन कर लें पहले स्टेप में, x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। ठीक हो गया। अब जो x वाले हैं सारे आपस में, उनको आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, ये 3 है x वाले, तो इनके साथ जो है कॉफिशिएंट वो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लिखा हो, तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप में से बाज़ के स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि हम पीछे तो मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो वहाँ पे x की पावर होती थी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती है, जब सिंपली ऐड करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में ऐड होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 - 3। ठीक है जी, अब हमने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है, x को इधर रहने देते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 42 में से 3 निकाल दे तो 39, डिवाइड बाई ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 3 13 39, 13 आ गया। तो जो हमने वैल्यू मालूम करनी थी वो क्या है हमारे पास, इन इंटीजर्स की। ठीक है जी, तो ये मैंने दोबारा से लिख लिया है। फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास क्या आ गया जी, 13 आ गया। ठीक है, सेकंड इंटीजर क्या आ गया जी, x+1, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड इंटीजर क्या आ जाएगा, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 अब ये देखें 13 14 15 ये कंसेक्यूटिव है। ठीक है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, रफ में या कैलकुलेटर पे इन तीनों को ऐड कर दे, 13 + 14 + 15, ये क्या 42 के इक्वल आता है या नहीं। इस तरह आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। 5 में 4 ऐड करें 9, 9 में 3 ऐड करें तो 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा।
1 + 1 2, 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो ये 42 ही आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है जी। ठीक है, आप लास्ट पे इस तरह भी लिख सकते हैं लाइन में द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, ये हमने डायग्राम बना ली है राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, अगर ABC ऐसे बनी हुई है तब भी ठीक है, या अगर AB अगर इस साइड पे है तब भी, दोनों तरह से आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मे भी शायद बुक में उस तरह से दी हुई है, इस तरह से मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं फिर आपको जो है दोनों तरह से आंसर आपका पैराग्राफ सेम आएगा। अब इसमें जो लेंथ हमारी AC गिवन है, ठीक है जी, AC जो लेंथ गिवन है वो √3 + √5। ठीक है, अगर यहाँ पे हो तो ये बेस बन जाएगी, वैसे ये हाइट बन गई। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एरिया इसके अलावा हमें दे दी गई ट्राइंगल का एरिया जो 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करनी है, लेंथ जो है A से B तक की लेंथ हमने मालूम करनी है। ठीक है, और उसको इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, A√3 + B√3, यानी कि A और B जो है हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है। AC जो है इसको हम यहाँ पे हाइट से भी डिनोट करें। ठीक है, ये परपेंडिकुलर या हाइट है इसकी, √3 + √5 सेंटीमीटर। एरिया जो है, अच्छा जी, उसके बाद एरिया है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है, वो AB जो है हमने मालूम करना है, जो कि इसकी बेस है वो हमने मालूम है। तो एरिया का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी कि बेस हमारे पास क्या है AB जो हमने मालूम करना है, और हाइट हमारे पास क्या है AC जो है हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया है हमारे पास 1 + √15 और इसी तरह से 1/2। ठीक है जी, बेस जो है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है जी AB जो हमने मालूम करनी है। ठीक है, और हाइट क्या है हमारे पास, वो है जी √3 + √5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 2 है, इसको हम इस साइड पे ले जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 और ब्रैकेट लगा देते हैं 1 + √15। ठीक है, AB को इसी तरह से रहने देते हैं, और ये जो है √3 + √5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, √3 + √5। ठीक, इसको हम एक दफ़ा सीधा करके लिख लेते हैं, AB को इधर लिख लें, और 2 × 1 + √15 और डिवाइड में √3 + √5, इनको इसी तरह लिख लें। ठीक है, अब हम जैसे कि एक्सरसाइज 1 में करते आ रहे थे, 1.1 में करते आ रहे हैं, कि हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। नीचे से अंडर रूट ख़त्म करना हो तो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, कि ये जो साइन है इसके ये सेम होगा √3 और प्लस √5 है, तो प्लस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √3 √5 माइनस दरमियान में साइन आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी √3 √5 माइनस से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब ये जो हमने किया है, अगर ये दोनों हम आपस में इनकी कटिंग कर दें, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, उससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो है नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें से √ इसकी वजह से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इसी तरह बाय रहने दें। ठीक है, ये 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √5 से। ठीक है जी, प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा इसी तरह से √3 माइनस √5 से। ठीक है जी, डिवाइड में ये हमारे पास जो है एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये इक्वल होता है A + B के और A - B। ठीक है, अब ये A + B और ये A - B है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, A² - B², यानी कि √3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है, और √5 का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये सारा रैशनलाइज हमने किया इसलिए था कि हम नीचे से ये
स्क्वायर रूट खत्म, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी जो है हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है ये 2, और यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, 1 - 5 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 आ जाएगा, प्लस अब ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों को ऐसे कर ले, 15 × 3, और ये 15 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और 5 अंडर रूट की फॉर्म में आप इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, -5 है हमारे पास और 3 है, -5 में 3 निकालेंगे तो -2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, -1 बाहर लिख ले, ठीक है, √3 माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 15 3 = 45, -15 7 = 75, ठीक है, डिवाइड में कुछ भी नहीं रह गया। अब ये 45 जो है पूरे का पूरा स्क्वायर रूट नहीं बन सकता, इसके अगर आप देख लें तो हम ऐसे बना सकते हैं, 9 5 = 45, या आप कैलकुलेटर पे करें तो कैलकुलेटर भी आपको दे देगा 3√5 दे देगा, ठीक है। वो कैसे दे देता है 3√5 हमें, ये 45 है, 3 9 = 3 15 = 45, 3 5 = 15 और ये 5 1 is 5। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 75 जो है वो भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 5 = 25, 25 5 सॉरी 15 5 = 75 होता है, ठीक है जी। फिर 5 3 = 15 और 3 1 is 3, तो 5 का स्क्वायर और साथ इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से काट के बाहर आ जाएगा, और √3 ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 √3 -√5, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा जो 45 को हम लिख सकते हैं 3√5 और 75 को हम लिख सकते हैं 5√3, ठीक है जी। अब ये जो √3 वाला और ये √3 ये सेम है, ठीक है, इसमें से ये आप निकाल लें, -5 में से 4 निकालें तो -4√3, इस तरह से 3√5 में से 1√5 निकाल लें तो ये आ जाएगा 2√5, ठीक है जी। -1 बाहर है, ये मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले दोनों की वैल्यू 4√3 -2√5, ठीक है जी। ये हमारा ए बी आ गया और ये उसी फॉर्म में है, √3 और जो है वो √5 की फॉर्म में है, ठीक है। ये यानी कि ये आ रहा है और बी हमारे पास -2 आ रहा है, ठीक है जी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका ये आंसर भी जो है इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ आपने यूनिट लिखना है सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ 2 + √18 है एंड 5 - 4 √2 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगल क्या शेप होती है, ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि एक साइड जो है ये अपोजिट साइड फर्ज करें 2 + √18 है और दूसरी साइड 5 - √4 √2 है, ठीक है। अब जो लेंथ वाली साइड है, ठीक है, जो प्लस हो रहा है डेफिनेटली तो ये बड़ी वैल्यू होगी, तो हम इसको लेंथ कर लेते हैं 2 + √18 मीटर वाली, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बराबर है, और दूसरी जो साइड है 5 - 4 √2, इसको हम विड्थ कह देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, इसी तरह से ये डाटा हम यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं। जो लेंथ है हमारे पास वो है जी 2 + √18 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से जो विड्थ है हमारे पास वो आ जाएगा 5 - 4 √2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते जी, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2, ठीक है। हमने क्या करना है जी, एरिया को मालूम करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ a + b √2, ठीक है। यानी कि जो a और b है हमारे पास ये इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है। a वेयर a एंड b आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि
कंप्लीट नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 या -1 2 3 4 कोई भी चीज फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है जी। तो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले हमें एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो ये फार्मूला है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब हम ये जो है कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। लेंथ दी हुई है हमें 2 प्लस √18 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 -4 √2 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, पहले इस नंबर को इन दोनों के साथ, फिर √18 को इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं जी 5 -4 √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। फिर ये +18 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 -4 √2 के साथ, ठीक है जी। तो अब 2 5 कितना होता है जी? 10 आ जाएगा हमारे पास, -2 2 2 4 8, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे आ जाएगा √2 प्लस आ जाए जी। अब √18 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 जो है वो बाहर उसी तरह से आ जाएगा 5 √18, ठीक है जी। माइनस यहाँ पे √18 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं 4/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? √18 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो अंडर रूट हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर में है, इसको हम ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं? इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और √2 से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम साथ ही अंडर रूट जो है 18 इसका हम फैक्टर्स कर लेते हैं कि क्या कोई चीज़ स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है या नहीं। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं जी? 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 is 3, यानी कि 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 जो है वो इजीली बाहर आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 10 उसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। -8 और √2, ठीक है जी। नीचे ये जो √2 आपस में क्या हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे है जी 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर और √2, ठीक है। 3 का स्क्वायर और √2, ठीक है जी। यानी कि ये जो हमने फैक्टर्स बनाए थे, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे भी हमने इसको जो रिक्वायरमेंट है वो √2 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो उस तरह से ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास। -4 √2, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं इसी तरह से √3 का स्क्वायर और √2, ठीक है जी। ये √2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस, अब यहाँ पे देखें जी 8 √2 डिवाइड में 2 है, 2 इस 8 से कैंसिल होगा, 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये 5 और 3 जो है आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो 5 3 15 √2, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट खत्म हो गए सारे, तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास नंबर आ गए हैं, ठीक है जी। तो -12 में से अगर हम 10 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -2, ठीक है जी। 15 √2 में से 4 √2 जो है वो, ये 4 है हमारे पास बचा, 4 √2 निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? +11 √2, ठीक है जी। तो ये हमारा बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया है, a + b √2, ठीक है। दोनों इंटीजर्स है, -2 भी इंटीजर है और 11 भी इंटीजर है, और साथ हम इसके क्या लिख देंगे? यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 11 √2, इसको शुरू में लिखते हैं -2, ठीक है जी। दोनों तरह से ये ठीक है, ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स
दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, हु सम जिनको अगर आप प्लस करें, सम का मतलब प्लस करें तो 68 आए, ठीक है, एंड डिफरेंस इज 22, यानी कि उन दोनों को अगर आपस में माइनस करें तो उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 22 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर जो है सपोज कर लेंगे, आप ए बी सपोज कर लें या एक्स वाई सपोज कर लें, ठीक है जी। तो हमने ये टू नंबर सपोज कर लिए, एक को एक्स सपोज कर लिया, दूसरे को वाई सपोज कर लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है जी, सबसे पहले अगर दोनों को सम करें यानी कि x प्लस वाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 68, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है, ये कहाँ से, ये हमारे पास सम, इन दोनों को सम करें तो ये क्या आती है जी, 68, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक हो गया। और इनका डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा जी, ये क्या है हमारे पास 22 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने ये दोनों अननोन है x और y, इन दोनों को मालूम करना है, दोनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इनको अगर हम सिंपली ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हम पहले मालूम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप एक में से दूसरी को माइनस कर दें तो क्या होगा, ये x जो है माइनस में हो जाएगा, y प्लस में होगा, पहले y निकल आएगा, फिर आप बाद में x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहा हूँ। अब ये क्या है जी, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी, सिंपली यहाँ पे लाइन लगाई, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, y क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x में x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 68 में 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9090, ठीक है। x को इधर ही रहने दें, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 45, ठीक है। एक की वैल्यू निकल आई। अब इस x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में x की जगह पे हम लिख देंगे जी 45 प्लस y हमें मालूम नहीं है अभी, ठीक है, इज इक्वल टू 68, ठीक है जी। अब ये 45 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 68 माइनस 45, ठीक। तो 68 में से 45 अगर आप माइनस कर दें तो ये आ रहा है हमारे पास 23 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y की वैल्यू जो है वो क्या है, 23 है। अब आप इन दोनों नंबर्स को देख लें, अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी गिवन कंडीशन 68 पूरा हो रहा है, ठीक है। 45 में से अगर आप 23 माइनस करें, डिफरेंस जो है वो 22 आ रहा है। तो इस तरह आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आ जाएगा, टू नंबर्स आर 45 एंड 23, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024, कि लाहौर में जो वेदर है ड्यूरिंग समर 2024 के दौरान गर्म रहा, ठीक है जी। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में जो टेम्परेचर रिपोर्ट किया है टीवी न्यूज़ वालों ने, वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया है, ठीक है। बाय यूजिंग फार्मूला, अब फार्मूला हमें दे दिया गया है ये वाला, इसको हमने यूज करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, हमने फ़ारेनहाइट स्केल पे इसका टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वैसे भी केमिस्ट्री वगैरह में अमूमन हम कर रहे होते हैं यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला दे दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कितना है जी, 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट्स में हमने मालूम करना है, ठीक है जी। फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और सिंपल सा ये क्वेश्चन है, एफ जो है हमारे पास हमने वो मालूम करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या पुट कर लेंगे जी, 48, ठीक है, जो हमें गिवन है, प्लस 32 एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लें, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 432 डिवाइड में 5, उसी तरह से लिख लेते हैं प्लस 32, ठीक है जी। फ़ारेनहाइट्स में अब हमने ये कैलकुलेट करना है, 432 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी 86.4, 86.4
प्लस 32। ठीक है, इसमें 32 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है जी 118.32। 118.32। ठीक है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, थोड़ा सा बस इसमें जो है वो प्ले है जिसको आपने केयरफुली एक्सरसाइज करना है। सबसे के पहले कह रहे हैं जी द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि फादर और सन की एजेस जो है उनका सम जो है वो 72 ईयर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फादर और सन की एज जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं सन की एज जो है वो x है आपकी। ठीक है जी, और फादर की एज जो है वो y है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। 6 ईयर्स अगो, ठीक है जी, एक कंडीशन तो ये कि दोनों की एजेस को आपस में सम करें तो 72 ईयर्स। पहले हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि दोनों का सम x प्लस y, इन दोनों का सम कितना है जी, वो है 72 ईयर्स। ठीक है जी, ये तो पहली सूरत हाल होगी। ठीक है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी कि फादर की एज जो है वो 2 गुना थी सन की एज की। फर्ज करें अगर सन की एज जो है वो उस वक्त 10 थी, तो फादर की एज उसका 2 टाइम्स 10 2 आर 20 थी। ठीक है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। ठीक है, हमने जो बताना है कि एक्स में से हमने 6 ईयर्स को माइनस करके 6 साल पहले उसकी कितनी एज थी। अच्छा जी, ये जो पहली कंडीशन है ना कि जो उनकी मौजूदा करंट एजेस हैं उसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है जी, और अब जो है वो 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर से क्या मुराद है कि अगर हम x में से भी 6 माइनस कर दें और y में से भी 6 माइनस कर दें तो हमारे पास 6 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है जी, दूसरी सिचुएशन जो है हमारे पास वो 6 ईयर्स अगो वाली है, तो सन्स एज क्या होगी, x हमने सपोज की अभी करंट एज है, तो 6 ईयर्स पहले x में से आप 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फादर की एज जो है, आपने यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये 2 से करना है, वो बाद का स्टेप है। सिर्फ जो है वो 6 ईयर्स पहले फादर की एज जो मौजूदा एज है, करंट एज, उसमें से भी आप क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ते हैं, जो सेकंड कंडीशन है, 6 years ago the age of father was 2 times the age of son। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं एज गिवन। देखिए जी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस 6। ठीक है जी, फादर की एज जो है सन की एज का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से क्या मुराद है कि इस सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो अब ये देखें कि फादर की एज जो है वो सन की एज x माइनस 6 यहाँ पे लिखना है, x माइनस 6 का 2 टाइम्स थी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 6, 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12। ठीक है, अब हम x को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है जी, y, ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, अब हम बारी बारी जो y या x की वैल्यू है, जो मौजूदा एज है, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये दोनों इक्वेशन x प्लस वाई है और इधर y माइनस 2x है, तो y दोनों जो है इनके कोफिशिएंट बैलेंस है। ठीक है, दोनों प्लस में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमने y का साइन चेंज करना है ताकि कटिंग हो जाए। ठीक है, पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इक्वेशन 2 इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 2x को इसके नीचे और y जो है प्लस वाला y के नीचे इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करना है, माइनस से क्या मुराद है, नीचे वाले सब साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो ये y से कैंसिल हो जाएगा। x में 2x ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है जी। 72 में 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 78। x को इधर ही रहने दें, ठीक है जी। तो 78 डिवाइडेड बाई 6, x हमारे पास क्या आ गया जी, 26 ईयर्स, ठीक है जी। अब ये जो 26 ईयर्स आया है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना, बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को कंफ्यूज ना कर दें कि ये जो 26 ईयर्स या ये जो x है ये करंट एज है, ठीक है उसकी, यहाँ पे बेशक आप लिख लें करंट एज, ठीक है, क्योंकि दो बातें चल रही हैं, एक 6 ईयर्स अगो चल रहा है और एक करंट चल रहा है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है वो 6 ईयर्स अगो का पूछा है, ठीक है। तो अब 6 ईयर्स अगो सन की एज कितनी थी, x में से 6 माइनस करना है, ठीक है। तो 6 ईयर्स अगो जो है वो हमने एज आंसर करना है। तो 6 ईयर्स अगो जो है वो क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने बनाई थी इक्वेशन x माइनस 6। तो यहाँ पे आप लिख दे जी x माइनस 6, x है जी 26 और ये माइनस 6 इसमें किया तो 20 ईयर्स जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी। इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, दो बातें चल रही है, करंट एज चल रही है और एक 6 ईयर्स अगो चल रही है, ठीक है। हमसे जो उन्होंने आंसर डिमांड किया वो 6 ईयर्स अगो का किया, ठीक है। इसको आप स्लाइटली वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि जो 6 ईयर्स अगो फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स थी सन की एज का, ठीक है, 2 टाइम्स थी। तो अगर ये 20 है तो फादर की एज क्या होगी उस टाइम, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगी 40, ठीक है जी। तो और अब जो है 40 में 20 ऐड करें, यहाँ पे थोड़ी सी रफ वर्क कर लेते हैं समझने के लिए। 40 उस वक्त फादर की एज थी और सन की एज उस वक्त 6 साल पहले 20 थी, ठीक है जी। ये हो जाएंगे जी 60। अब दोनों की जो मौजूदा एजें हैं उनको प्लस करें 72 आता है, तो वो कितने साल बाद है 6 ईयर्स, यानी कि 6 इसमें भी ऐड कर दें 6 इसमें भी ऐड कर दें, ठीक। तो 46 और 26 इनको ऐड करके क्या आता है हमारे पास 72 आता है, ठीक है। इससे आप अपना रफ वर्क में ये आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं जी मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500, ठीक है। मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 का एंड सोल्ड इट फॉर ₹1520, और इसको जो सेल प्राइस है या इसको बेचने की कीमत है वो है 1520, ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटी क्लासेस में गुजरे हैं आपके कि जो चीज़ आप खरीदते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस चीज़ पे आप उसको सेल करते हैं या सोल्ड सेल की सेकंड फॉर्म है तो वो जो है उसकी सेल प्राइस आ जाती है, ठीक है। अगर आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, यानी कि 1520 में से 1500 माइनस कर दें, तो जो जो 20 रुपीज़ आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, सिर्फ प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारी थी वो है ₹1500, जो सेल प्राइस है हमारी वो क्या है जी 1520, ठीक है जी। ये हमारी रुपीज सेल प्राइस है और हमने प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी, कितने परसेंटेज उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो जो है प्रॉफिट किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो अगर सिंपली आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, यानी कि 1520 में से ये माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये परसेंटेज नहीं है कि परसेंटेज जो है वो नेक्स्ट मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सेल प्राइस हमारी कितनी है जी 1520, उसमें से 1500 आप अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगी आपके पास 20 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाएगा हमें, ठीक है जी। अब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला है कि ये जो आपको प्रॉफिट आया है, ठीक है, 20 रुपीज़, इसको अगर हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस कितनी कीमत पे हमें ये प्रॉफिट हासिल है, उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। तो प्रॉफिट की परसेंटेज के लिए प्रॉफिट को इधर ऊपर लिख देंगे, ठीक है जी।
कॉस्ट प्राइस थी हमारी जो 1500 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो भी इधर जीरो से कैंसिल, ठीक है जी। अब जो है 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 4 डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये आंसर हमारे पास जो आ रहा है प्रॉफिट की परसेंटेज वो 1.3333 आ रहा है। तो आप इसको आखिरी डिजिट को 1.34 इस तरह से कर सकते हैं, साथ हम परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जी द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,16,000, ठीक है, 960,000 जो है उसकी एनुअल इनकम है, ठीक है, साल में जो उसने कमाया। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 1,30,000। एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्पशन कहते हैं जिस पे छूट हो, ठीक है, यानी कि 1,30,000 जो अमाउंट है उस पे उसे छूट है, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, आपने मालूम क्या करना है आगे, वो करें जी टैक्स मालूम करने, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, ठीक है। तो अब जो है वो किस रेट 0.75% पे उसे कितना टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9,30,000 60,000 जो उसकी एक्चुअल सालाना आमदन है उसमें से इसको 1,30,000 जिस पे एग्जेम्पशन है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी वो अमाउंट आ जाएगी जिस पे हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। उस पे हम जो है 0.5% से उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका टैक्स आ जाएगा कि उसे कितना सालाना टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो एनुअल इनकम हम ये डाटा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम उसकी कितनी थी जी, 960,000, यानी कि 9,60,000 उसकी एनुअल इनकम है, ठीक है, रुपीज। फिर उस पे जो है एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो कितनी है, 1,30,000, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, टैक्स एट द रेट ऑफ 0.7%, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं, यानी कि एग्जेम्प्टेड जो है इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे आएगी जी, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो आपने माइनस कर देना, यानी कि 960,000 के अंदर से 130,000, 1,30,000 जो है आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8,30,000, यानी कि 830,000 रुपीज। ये उसकी क्या है जी, टैक्सेबल इनकम है। इस इनकम पे टैक्सेबल इनकम है, यानी कि इस इनकम पे उसे टैक्स देना होगा। तो अब टैक्स किस रेट पे देना है जी, 0.75%। तो अब हम 830,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 0.7% जो है वो 830,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7, और आगे परसेंट है तो इसके लिए आपने इसको 100 से डिवाइड भी कर देना, ठीक है। ये दो जीरोस इससे कट जाएंगे, ठीक है। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6,225 रुपीज, ठीक है। तो ये टैक्स एट द रेट 0.75% जो है ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 375,000। मार्कअप कहते हैं उस इंटरेस्ट को जो कि फर्ज करें आप अगर कहीं से लोन लेते हैं, फर्ज करें बैंक से लोन लेते हैं, वो कहते हैं जी आप ये जो लोन लेंगे तो ये तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आप रिटर्न करेंगे, उसको हम मार्कअप बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है 3,75,000 फर्ज करें आप लोन लेते हैं फॉर 1 ईयर, उस पर आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसका रेट उन्होंने दिया है जी कि 14% उसका रेट होगा सालाना, ठीक है। तो कंपाउंड एनुअली, तो ये हमने जो है वो मार्कअप, अब जो ये अमाउंट है जो एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, जो आप ले रहे हैं वहां से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और ये जो 14% है हमें ये रेट दिया गया, ठीक है। और ये जो टाइम है ईयर्स में, ये हमारे लिए जो है वो टाइम ही हम इसको गिनते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे पास डाटा में है। और चौथी चीज जो हमने मालूम करनी है वो क्या है हमारे पास, कंपाउंड मार्कअप, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसका डाटा बना लेते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल अमाउंट है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लेते हैं 375,000 रुपीज़, ठीक है जी, 3,75,000 रुपीज़ है। और टाइम जो है हमारे पास वो ईयर्स में कितना है, वो 1 ईयर है, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 ईयर। और रेट जिस पे इंटरेस्ट हमने मार्कअप कैलकुलेट करते हैं वो है जी 14%, ठीक है। 14% हमें दिए, ठीक है। तो मालूम हमने क्या करना है, जो उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि कंपाउंड मार्कअप आपने मालूम, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लासेस में हैं, ठीक है, गुजरे हैं। तो आपने कैसे कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करते हैं, हम जो है इन सबको प्रिंसिपल अमाउंट को, टाइम को और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको आप सहूलत के लिए इसको पी भी हम लिख लेते हैं, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो रेट है इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये है जी कंपाउंड मार्कअप जो है वो इक्वल होता है पी आर टी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट उसका जो है वो रेट, और उस टाइम से जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 375,000, ठीक है। आगे यूनिट जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। मल्टीप्लाई भी आर जो है हमारे पास वो क्या है जी 14, और ये जो परसेंट है इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, परसेंटेज के नीचे इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और टाइम जो है वो हमारे पास 1 है, 1 ईयर, तो 1 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 जीरो से कटिंग कर दें, ठीक है। तो अब इन दोनों इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इस सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 52,500 रुपीज, ठीक है। यानी कि इतना मार्कअप जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कंपाउंड मार्कअप उसको 52,500 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।